आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे विषय पर जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर किसी भी फैसले का असली मूल्यांकन सही समय पर हो ही जाता है। दरअसल कई बार कुछ सरकारें ऐसे फैसले लेती हैं जिन्हें लोग तुरंत ट्रोल कर देते हैं, मीम्स बन जाते हैं, विरोध हो जाता है, लेकिन बाद में वही फैसले दूरगामी दृष्टि से बेहद सही और प्रदेश हित में साबित होते दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह एक पूर्व मुख्यमंत्री के फैसले को हंसी का पात्र बनाया गया, लेकिन आज वही फैसले करोड़ों के बिजनेस और बड़े आर्थिक मॉडल में बदलते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात भाजपा कांग्रेस के साथ रोजगार के उन आंकड़ों की होगी जो सरकार की कथनी और करनी में अंतर बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तथ्यों और सबूतों के साथ। गौरतलब है कि उत्तराखंड के लिए पूर्व में कुछ फैसले लिए गए जो बिना जांचे परखे हंसी और मजाक के पात्र बन गए, या कहें कि अपनों ने ही अपने ही तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया। कोई फैसला जब लिया जाता है तो उसका मजाक बनता है और फैसला लेने वाले की हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन बाद में जब देखने को आता है कि वही फैसला प्रदेश हित में कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है, तब महसूस होता है कि उस समय अगर उस फैसले का विरोध न होता तो शायद वो और प्रभावी होता और फायदेमंद साबित होता। आज एक पूर्व मुख्यमंत्री के कुछ ऐसे ही फैसलों की तरफ नजर डालते हैं जो जब लिए गए तब उनको या तो विरोध का सामना करना पड़ा या फिर उनकी हंसी उड़ाई गई, लेकिन आज वही फैसले प्रभावी हैं। अगर अपनों ने अपनी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र न रचा होता तो यकीनन प्रदेश की आर्थिकी के लिहाज से आज बहुत बड़ा बदलाव उत्तराखंड प्रदेश में देखने को मिल सकता था। हम बात कर रहे हैं भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की। मुख्यमंत्री रहने के दौरान लिए गए उनके कुछ फैसलों की जो अपना असर पुरजोर तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन उस समय उनको इसके लिए हंसी का पात्र बनना पड़ा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिसके कारण उनका पूरे राज्य में उपहास बना दिया गया। वो था भांग की खेती का। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही गई, लेकिन आज वही भांग की खेती और उससे उपजे फूल इस प्रदेश के कुछ जानकार लोगों के लिए करोड़ों की कमाई का जरिया बन चले हैं। उनके द्वारा भांग से बनाई गई चीजें देश ही नहीं विदेश में भी खूब बेची जा रही हैं, वो भी बेहद महंगे दामों में। आज उसी देसी भांग का विदेशी जलवा देखने को मिल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का आइडिया आज की तारीख में करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। कई लोग इससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं। भांग के रेशों से टोपी, जैकेट, मफलर और कपड़े तक बनाए जा रहे हैं। खुद उनकी ही जुबानी सुनिए जो भांग की खेती को आजीविका के रूप में इस्तेमाल में ला रहे हैं। भांग का रेशे से ये मफलर बनाया है और इसमें हमने काम किया ऐपड़ का काम है हमारा। इस पे देखिए जो हमारा उत्तराखंड का पारंपरिक ऐपड़ है उसको हम लोग इस पे करते हैं, ताकि दो चीजें हमारी, एक तो जी हमारे होता है भांग होती है यहाँ पर, तो उसकी जैसे खेती भी जो लोग कर रहे हैं तो उसको सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे जो भी इसका प्रोडक्ट बन सकते हैं, बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उसमें से ये भी है। इसके हमने जैकेट्स भी बनाए हैं और इसकी टोपी भी बनती है, और इसमें जितना भी ऐपड़ का काम हम लोग जो हमारे उत्तराखंड की कला है उसको भी हम लोग विश्व पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। सबसे बड़ी बात है इसका जो आप जो देखिए फैब्रिक है ये लिनन को मैच कर रहा होता है। जैसे आपको पता है लिनन बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो उसी तरह का ये फैब्रिक है। इसमें शाइन देखेंगे ना, इसमें हमने किया कि 30% हमने कॉटन मिलाया और 70% इसमें जो है भांग का रेशा है। बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि एक तो इसकी क्वालिटी बहुत इसको सुपीरियर बना देती है। फॉरेन में जितने भी हमारे फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं तो उनको ये बड़ा पसंद आता है, क्योंकि उन्होंने लिनन का कपड़ा देख रखा है और वो इसकी जो शाइन उससे बड़ा उनको अट्रैक्टिव महसूस होता है। भांग के रेशों से बने कपड़े न केवल देश में बल्कि विदेश में भी भेजे जा रहे हैं। खुद स्वावलंबी महिलाएं ही कह रही हैं कि इसकी खेती को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार का अच्छा साधन बन सकता है। प्रोडक्ट अगर बढ़ेंगे तो बनने के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुरजोर तरीके से स्थापित किया जा सकता है। इसकी डिमांड और भी बढ़ाई जा सकती है। दरअसल साल 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भांग के औद्योगिक उपयोग को मजबूत नीति के साथ शुरू करने का प्रयास किया था, जिसके लिए 2016 की ही नीति को बेहतर संशोधन के साथ लाया जाना था, लेकिन विरोध के चलते त्रिवेंद्र सरकार की यह पहल कभी परवान नहीं चढ़ पाई। स्थिति यह रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई और यह नीति कागजों में ही कहीं दफन होकर रह गई। आज भी इतने साल बाद अब तक भी यह मामला नीति के ड्राफ्ट में फंसा हुआ है, यकीनन कुछ अफसरों के कब्जे में। आज भी धामी सरकार इस मुख्य ड्राफ्ट पर कोई निर्णय लेने में नाकाम है।
वजह यह भी हो सकती है कि धामी सरकार विवाद में फंसना न चाहती हो, लेकिन यह भी एक सच है कि भांग की खेती प्रदेश की आर्थिकी के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। सच ये भी है कि सिर्फ नशे के नाम पर बाकी सकारात्मक पहलुओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके नकारात्मक पहलुओं को देखते हुए नीति बननी चाहिए जिससे इसका दुरुपयोग न हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हमसे बात करते हुए बताया कि सभी नकारात्मक पहलुओं को किनारे कर अगर सकारात्मक चीजों के साथ आगे बढ़ा जाता तो प्रदेश की आर्थिकी में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता था। पहाड़ों में बंजर पड़ी जमीनों पर इसका अच्छा उत्पादन हो सकता था, क्योंकि इसमें न केवल लागत कम है बल्कि मेहनत भी उतनी नहीं है। तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने जब ये बात कही तो इसका सिर्फ नकारात्मक हिस्सा देखकर उस समय उनका उपहास बनाया गया, मगर आज वही खेती करोड़ों का न केवल कारोबार दे रही है बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो इससे बन रही हैं। लेकिन पूरे ज्ञान के बगैर इस मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। अब देखिए ना, पहल उत्तराखंड ने की भांग की खेती को लेकर, लेकिन औद्योगिक उपयोग के मामले में पड़ोसी राज्य हिमाचल ने बाजी मार ली। इस मामले में उत्तराखंड पूरे देश में लीडर के तौर पर सामने आया था। बावजूद इसके उत्तराखंड राज्य हिमाचल से पिछड़ गया। दरअसल हिमाचल में भांग के व्यावसायिक और मेडिकल उपयोग से जुड़े प्रस्ताव को विधानसभा में पारित करवा लिया गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भांग के व्यावसायिक और मेडिकल उपयोग के दरवाजे खुल गए हैं। भांग के व्यावसायिक और मेडिकल उपयोग को लेकर जो निवेशक अब तक उत्तराखंड को टकटकी लगाए देख रहे थे वो अब हिमाचल का रुख करने को तैयार हैं। उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की थी, जिसको लेकर देश और दुनिया भर में तमाम ऐसी बड़ी कंपनियां उत्तराखंड में बड़े निवेश को लेकर मौका तलाश रही थी। खास बात यह है, कई कंपनियों ने तो इन्वेस्टर समिट के दौरान भी सरकार को अप्रोच किया था, लेकिन इस मामले में नीति न होने के कारण उत्तराखंड में निवेश का कोई रास्ता ही खुल नहीं सका। काफी इंतजार के बाद भी अब निवेशकों को उत्तराखंड से मायूसी हाथ लगी है। विपरीत इसके हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने निवेश को लेकर प्रदेश के दरवाजे खोल दिए हैं। एक बड़ा मौका तमाम निवेशकों को हिमाचल सरकार की तरफ से दिया गया है। हिमाचल ने जिस तरह से भांग के व्यावसायिक और मेडिकल उपयोग को लेकर दरवाजे खोले हैं, उसके बाद सैकड़ों करोड़ के निवेश की संभावना बन गई है। इससे हिमाचल की आर्थिकी स्थिति में टर्निंग पॉइंट आने की भी संभावना जताई जा रही है, जबकि यह मौका उत्तराखंड के पास था। मतलब साफ है, त्रिवेंद्र वो देख चुके थे जो आने वाले वक्त में उत्तराखंड प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में एक बड़ा कदम साबित होता। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी ही सरकार में बदलते मुख्यमंत्री के चेहरे प्रदेश के लिए, प्रदेश की आर्थिकी के लिए अपनी आंखें शायद खोल ही नहीं पाए। या यूं भी कह सकते हैं कि कुछ तथाकथित सलाहकार और कुछ अपने आप को सर्वे सर्वा समझने वाले अधिकारियों ने प्रदेश हित के बारे में न खुद सोचने की जहमत उठाई और न ही मुख्यमंत्री को ही इसके फायदे के बारे में सही जानकारी दी। थोड़ा गहराई से समझे तो भांग को कैनाबिस के नाम से जाना जाता है। इसका दुनिया भर में व्यावसायिक और मेडिकल का बाजार बेहद बड़ा है। खासतौर पर इसकी मेडिकल डिमांड काफी ज्यादा है। माना जाता है कि करीब 2028 तक मेडिकल कैनाबिस का बाजार दुनिया भर में $58 बिलियन का होगा। इसके बाद भी इसके बाजार में करीब 2.10% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई गई है। इस तरह 2029 तक मेडिकल कैनाबिस का बाजार दुनिया भर में करीब 22.46 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल में इसके लिए दरवाजे खुलने के बाद यहां निवेश की स्थिति कितनी आगे बढ़ सकती है। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार ने जब इसकी शुरुआत की थी तब भांग को एक नशीले पौधे के रूप में देखते हुए इसका दुष्प्रचार किया गया था। विपक्ष ने भी यह कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नशे को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भीतर कुछ छुपे हुए नेताओं ने भी इसका विरोध छुपकर किया। माना जाता है कि बस इसी बदनामी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति को धाराशायी कर दिया। उसके बाद राज्य सरकार इस काम को आगे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई और आज भी ये स्थिति बनी हुई है। जबकि भांग का कारोबार मेडिकली बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ नासमझ लोग इसे सिर्फ नशे की खेती ही समझने की भूल करते आए हैं। दुनिया भर के ऐसे कई देश हैं जो भांग की खेती को कानूनी मंजूरी देते हैं, इसे व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे करीब 40 देश हैं जहां भांग की खेती हो रही है। दरअसल इस पौधे के रेशे से लेकर तने और बीज तक का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जाता है।
खास तौर पर मेडिकल क्षेत्र में इसका उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने के लिए किया जाता है। जो देश इस पर काम कर रहे हैं उनमें मुख्य रूप से अमेरिका, चीन, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और डेनमार्क शामिल है। भांग का यह पौधा पहाड़ों पर किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वतीय जनपदों में किसानों के लिए खेती करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां सिंचित भूमि की कमी के अलावा जंगली जानवरों की खेती खराब करने के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कम पानी की जरूरत और जंगली जानवरों को दूर रखने वाले इस पौधे की खेती के जरिए किसान अपनी आर्थिकी को सुधार सकते हैं, लेकिन अफसोस उत्तराखंड में इसको सिर्फ एक नकारात्मकता के तौर पर ही देखा गया। भांग की खेती को लोग सिर्फ नशा ही मान बैठे, जबकि बिना नशे वाली भी भांग की प्रजाति होती है। भांग के रेशे का प्रयोग कई देशों में सजावटी सामान बनाने के लिए किया जा रहा है। पहाड़ों में भांग के रेशों से अब भी रस्सियां बनाई जाती हैं। भांग के बीज का प्रयोग चटनी बनाने के साथ ही सब्जी और मसाले में किया जाता है। भांग के बीज काफी महंगे बिकते हैं। याद रहे कि भांग के बीज में नशा नहीं होता। भांग के बीजों को प्रवासी भी काफी पसंद करते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में भांग के बीज का अर्क सब्जी में डाला जाता है। इससे आयुर्वेदिक दवाएं भी बनती हैं, लेकिन भांग से बनने वाली चरस ने पहाड़ के लोगों के भोजन का हिस्सा रहे भांग को बदनाम करके रख दिया। यही कारण रहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला, जो प्रदेश की आर्थिकी में मील का पत्थर साबित हो सकता था, वो सिर्फ हंसी और मजाक का पात्र बनकर रह गया। जबकि इस फैसले को कानूनी दायरे में लाकर बिना भ्रष्टाचार के बेहद सफाई से कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जा सकता था। त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला है जिसको लेकर सभी बैकफुट पर रहे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिम्मत दिखाई गैरसैंण को लेकर। माना जाता है कि आज जो भाजपाई नेता गैरसैंण करते नहीं थक रहे, वो त्रिवेंद्र के हकीकत में लिए गए गैरसैंण के फैसले पर अंदर खाने खिलाफ हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। यकीनन उत्तराखंड में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया नहीं जो त्रिवेंद्र ने किया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके। सरकार पर आज पूरे राज्य की निगाह है, पूरे राज्य की निगाह है। तमाम तरह की अपेक्षाएं राज्य हमसे आज कर रहा है, और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि गैरसैंण, भरारीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गैरसैंण आज भी इस प्रदेश की राजनीति का अहम मुद्दा है, जिस पर गाहे बगाहे इस प्रदेश की राजनीति घूमती ही है। लेकिन यह भी सच है कि अगर गैरसैंण के लिए किसी मुख्यमंत्री ने अब तक की सबसे बड़ी पहल की है तो वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे। अन्यथा गैरसैंण आज भी गैर बना हुआ है। त्रिवेंद्र जानते थे कि राजधानी के लिए गैरसैंण में बुनियादी ढांचा मजबूत चाहिए, इसलिए राजधानी की घोषणा के बाद उन्होंने गैरसैंण के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा की थी। लेकिन जब तक उस बजट को गैरसैंण में धरातल पर लाया जाता, तब तक उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। आज तक उस बजट का क्या हुआ सभी जानते हैं। हमारा यह मानना है कि गैरसैंण ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी। और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूं। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अगर उस बजट को अब तक भी गैरसैंण पर खर्च किया जाता तो आज उसका बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हो सकता था। और जो लोग कह रहे हैं कि गैरसैंण को इसलिए राजधानी घोषित नहीं किया क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शायद आज वो लोग ऐसा नहीं बोल पाते और आने वाली सरकारों पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने का दबाव बना रहता। इतना ही नहीं, गैरसैंण गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल का केंद्र है, इसलिए त्रिवेंद्र ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी की थी। लेकिन अपनी ही पार्टी में उनको इस फैसले का विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद उस फैसले को बदल दिया गया। आज हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक महिला ने नकारात्मक चीजों को पीछे छोड़कर सकारात्मक शुरुआत की है और हमें सोचने को विवश किया है कि कभी कभी कोई फैसले तत्कालीन प्रभाव नहीं बल्कि दीर्घकालीन महत्व को देखकर लिए जाते हैं, लेकिन नकारात्मक भाव उन फैसलों पर ग्रहण लगा देते हैं। अब एक ऐसा ही फैसला और देख लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास यानी होम स्टे विकास योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकना, स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को प्रोत्साहित करना तथा पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करना था। योजना के तहत गृह स्वामियों को अपने घरों को पर्यटकों के लिए होम स्टे के रूप में पंजीकृत कर संचालित करने की सुविधा दी गई थी। आज न जाने कितने ही लोग इस व्यवसाय से जुड़कर रोजगार कर रहे हैं। इसकी ही मानगी है कि आज वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की होम स्टे योजना को अपनी बेहद सकारात्मक और महत्वपूर्ण योजना बताने के लिए मजबूर हैं और उसी योजना को आगे बढ़ने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में जिस समय खनन, शराब, जमीन जैसे मुद्दे सरकार पर हावी हैं, यकीनन त्रिवेंद्र के उठाए गए कुछ कदम धामी सरकार को राहत तो दे ही रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।